भारती के इस अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित जी, आदरणीय वीएन सिंह जी, आदरणीय प्रवीण भावसार जी, आदरणीय कौस्तु उपाध्याय जी, आदरणीय पद्मा गुरमीत जी, आरोग्य भारती के अखिल भारतीय सचिव डॉक्टर अशोक बासणे जी, राज्य अध्यक्ष डॉक्टर बत्रा, हम सब की श्रद्धा के केंद्र माननीय श्री सुरेश सोनी जी, माननीय कप्तान सिंह सोलंकी साहब, माननीय श्रीधर पड़ारकर जी, माननीय बिमल जी, माननीय यशवंत नंदामोकर जी, अभय चौधरी जी, विधायक मोहन सिंह राठौर जी और इस मौके पर उपस्थित देश भर से आए सभी प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आरोग्य भारती ने इस अखिल भारतीय कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए ग्वालियर की इस पावन धरा का चयन किया। इसके लिए मैं राकेश पंडित जी की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम ग्वालियर वासियों के लिए निश्चित रूप से ये गौरव की बात है कि आप सब लोग इस बैठक के माध्यम से ग्वालियर पधारे हैं। मैं भी ग्वालियर का एक कार्यकर्ता हूं, इस नाते आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आरोग्य भारती के बारे में अभी आदरणीय पंडित जी ने विस्तार से अपनी बात हम सबके समक्ष रखी है। आरोग्य भारती लगभग 20-22 वर्षों से काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि अब आरोग्य भारती की उपस्थिति और आरोग्य भारती की भूमिका समूचे देश में उल्लेखनीय है और आने वाले कल में जगह जगह पर आरोग्य भारती की भूमिका का उल्लेख होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। डॉक्टर वासणे जी को मैं लंबे कालखंड से जानता हूं। उनका यशस्वी मार्गदर्शन आरोग्य भारती के साथ है और पूरी टीम को साथ लेकर वो पूरे देश भर में लगातार काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता अगर मनुष्य की कोई है तो रोग रहित काया ही है। लेकिन यह हम जानते भी हैं, लेकिन जब जीवन में मानने की बात आती है तो हम लोग मानते नहीं हैं। यही हमारे दुख और दुरावस्था का कारण है। देश को आजादी मिली, उसके बाद कई विषय निश्चित रूप से सरकारों की दृष्टि से ओझल हुए।
क्योंकि हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारी जो पुरातन कालीन पद्धतियां हैं, हमारा देशज ज्ञान है, उसका कोई भी तोड़ दुनिया की धरा पर नहीं है। लेकिन आजादी के बाद कुछ प्रक्रिया ऐसी रही कि लोकतंत्र में नेतृत्व तो सरकारें ही करती हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन हमारा अपना जो है उसके बजाय जो परायों की पद्धति थी उस पर हमने ज्यादा गर्व करना प्रारंभ किया। चाहे वो पद्धति हो, परंपरा हो, ज्ञान हो। आजादी के 75 वर्ष बाद भी कई बार अनुसंधान के क्षेत्र में चर्चा होती है, तो हमारे लोगों के मन में ही रहता है कि रिसर्च तो अभी कहीं नहीं हुआ, तो कहीं नहीं हुआ तो हमें क्यों करना चाहिए। तो अभी भी हम दूसरों की तरफ देखते हैं। लेकिन आजादी के बाद तत्कालीन सरकारों ने अगर देशज पद्धतियों के बारे में गर्व की बात की होती, उनको विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी होती, तो मैं समझता हूं ये 75 वर्ष का कार्यकाल हमारे लिए स्वर्णिम कार्यकाल होता। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है और देश को भी इस निमित्त आभारी रहना ही चाहिए कि जहां जहां इस प्रकार के उपेक्षा के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से योग्य व्यक्तियों का निर्माण करके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजकर इस अभाव की पूर्ति करने का एक सफलतम प्रयास किया। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आरोग्य का क्षेत्र हो, चाहे देश के विभिन्न क्षेत्र हों, हर क्षेत्र में संघ ने अपने लोग दिए, विचार दिया, देशज पद्धतियों को गर्व करो, इसके लिए सबको प्रेरित किया। और उसी का परिणाम है कि आज ग्वालियर में हम सब आरोग्य भारती के इतने बड़े वृक्ष के साये में इस सम्मेलन को संपन्न कर रहे हैं। यह सच है कि आरोग्य भारती का काम जन जागरण का है। आरोग्य भारती जन जागरण के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जहां अध्ययन अनुसंधान की आवश्यकता है वहां अध्ययन भी हो रहा है, सरकारों के साथ मशवरा भी हो रहा है। अनुसंधान की आवश्यकता है तो अनुसंधान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और उसी का परिणाम आज हम सब लोग देख रहे होंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल्पना के अनुरूप वेलनेस सेंटर का जो क्रम पूरे देश में खोलने का आरंभ हुआ है, जो देश भर में आज 1.5 लाख से अधिक आरंभ हो चुके हैं, निरंतर यह प्रक्रिया प्रारंभ है। मैं समझता हूं यह आरोग्य भारती की सलाह का ही परिणाम है। आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिले, अन्य पद्धतियों को प्रोत्साहन मिले, और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि एकीकृत शिक्षा पद्धति को ही हमें बल देना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आरोग्य भारती भी इस दिशा में काम कर रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
इसका प्रतिफल निश्चित रूप से हम सब लोगों को आने वाले कल में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। व्यक्ति निरोग रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। कई बार क्या है कि हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दौड़ते हैं, भागते हैं, योग व्यायाम करते हैं, लेकिन अगर मन में अस्वस्थता है तो फिर कहीं ना कहीं मन की अस्वस्थता शरीर के रोग को उत्पन्न करती ही है। और इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आयाम जरूरी हैं उन पर भी उतना ही बल देना चाहिए, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आवश्यक है वे सब काम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक बीमारी रहित भारत का निर्माण करने में हम लोग आने वाले कल में सफल होंगे। एक समय था जब अस्पताल ना के बराबर थे, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। आज सुविधाएं बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, नई नई दवाइयां इजाद हो रही हैं, और सरकारें भी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं भी, निजी क्षेत्र के लोग भी चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के निवेश कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और यह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी हम लोग पुराने लोगों के साथ बैठे तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि साहब जैसे जैसे साधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, पुराने जमाने में तो ये बीमारी होती ही नहीं थी। मैं समझता हूं बीमारी तो होती ही होगी, लेकिन उस समय डायग्नोज करने की व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन दूसरा एक कारण यह है कि बीमारी कम थी, उसके कारण हमारी जो जीवन पद्धति थी, हमारे जीने की जो कला थी, वो निश्चित रूप से बहुत दुरुस्त थी, और इसके कारण उस कालखंड में जितनी बीमारियां हो सकती थी अभाव में, शायद उनसे आदमी बचा ही रहता होगा। अब सामान्य तौर पर हमारी जो सामान्य परंपराएं थी, नानी का बटुआ, दादी का बटुआ, देसी जड़ी बूटियां, ये परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही, लोग भूलते भी जा रहे हैं। और दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी अगर बातचीत करो तो सलाह दे दी जाती है कि अरे भाई ये जरूरी नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। मुझे ध्यान है एक बार हम लोग सफर में थे तो एक 85 साल के बुजुर्ग थे। 85 साल की आयु में वो बिना चश्मे के अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहे थे। मेरे साथ जो दूसरे हमारे वरिष्ठ बैठे थे, उनकी आयु उस समय करीब 70 साल होगी। उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र, देखा स्वामी जी 85 साल की उम्र में बिना चश्मे के पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि साहब आप 85 साल में चश्मा आपको नहीं लगा तो हम लोगों को बताइए क्या करना चाहिए, कुछ तो आप करते ही होंगे। तो उन्होंने हमको कहा कि हमने कोई दवाई और इसके लिए अलग से यत्न नहीं किया। जब हम छोटे थे तो हमारी माँ हमको कहती थी खाना खाने के बाद हाथ धो, लेकिन उसको पोंछो मत। धुला हुआ हाथ जिसमें थोड़ा सा घी की चिकनाहट लगी होगी, उसको अपनी आंखों पर 10, 12, 15 बार फिरा लिया करो।
तो ये बचपन से हम आज तक कर रहे हैं, तो हमारी नजर कमजोर नहीं हुई। मैंने सोचा इससे क्या होएगा, तो मैं चूंकि मेरे फादर को ग्लूकोमा था, तो मैं जब दिल्ली में मंत्री था तो मैं आंख अपनी दिखाता रहता था। तो आप हमारे ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर मेजर जनरल थे आर्मी में, आरआर हॉस्पिटल में, मैं उनको दिखाने गया तो उन्होंने बड़ा चेकअप वेकअप किया और आखिरी में उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह जी कुछ समय मिले तो दवा ववा डाल लिया करो, लेकिन अगर समय नहीं मिले तो कम से कम दिन में 2-4 बार ऐसे आंख की ये एक्सरसाइज जरूर कर लिया करो, तो आपको फायदा होगा। तो मैं उस दिन देखा कि स्वामी जी की अम्मा ने 100 साल पहले बताया था, वो एक आधुनिक डॉक्टर मुझे बता रहा है, तो समझ लो कि कितनी दम हमारी पुरानी पद्धतियों में रही होगी। इसलिए निश्चित रूप से जो हमारी देसी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों पर हम सब लोगों को गर्व करना चाहिए। पहले हम गर्व करेंगे तब उसका अवलंबन कर सकते हैं, तब उस पर आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है आरोग्य भारती इस दृष्टि से बहुत ही अच्छे से पूरे देश में प्रयास कर रही है। और मैं डॉक्टर वासुदेव साहब को कहना चाहता हूं कि बहुत प्रसन्नता है कि आपने ये विमर्श के लिए यहाँ महत्वपूर्ण बैठक रखी। माननीय सुरेश जी का सानिध्य तो प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन ये ग्वालियर की धरती बड़ी पावन है। इस धरती पर आरोग्य भारती जो निर्णय करके जाएगी, मैं समझता हूं उसको 200% सफलता मिलेगी, क्योंकि हम सब साक्षी हैं इस बात के कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सबसे पहली बार एकात्म मानववाद का प्रतिपादन किया था, तो ग्वालियर की धरती पर ही किया था। और आज हम सब जानते हैं समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ एकात्म मानववाद का चिंतन ही है। और आज वो पूरे देश में भी फलीभूत हो रहा है, पूरी दुनिया में भी फलीभूत हो रहा है। आज आवश्यकता है कि आने वाला कल स्वस्थ भारत का हो, आने वाला कल स्वच्छ भारत का हो, और आने वाला कल श्रेष्ठ भारत का हो। और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में आरोग्य के क्षेत्र में आरोग्य भारती की भूमिका मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।